यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट उसको जॉब नहीं मिलती, वो अपनी डिग्री लेके फिर रहा होता है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। जो इदारे नुकसान देते हैं उनको प्राइवेटाइज कर देना ज्यादा अक्लमंदी है कि उनको घसीटा जाए। समझते हैं कि एजुकेशन का मयार कैसा होगा। आपकी बात में इसमें बाद में वजन है, लेकिन फिर वो 5-5 हजार वाले टीचर्स रखे जाएंगे। आप लेकिन मुझे बताएं कि आया जो अभी तक जो तालीमी निज़ाम है जिसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है सारे एजुकेशन में, वो किसी प्राइवेट जो स्कूल है उसे हम उससे कंपेयर कर सकें, वो उस मुकाबले का हो कि जब आने वाले वक्तों में जब वो बच्चे बाहर की फील्ड में निकलें तो उनकी भी वही ग्रूमिंग हुई हो, उनका भी वही विजन हो। IMF के कर्जे क्यों नहीं उतर रहे? एक्सपोर्ट्स हैं जो हमारी इंपोर्ट्स हैं, ये सारा इशू है। हमारे पास हमें एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, हमें यहाँ से एक्सपोर्ट्स करके हमें डॉलर जनरेट करने हैं। हमें तारीख के 30, 40, 50 सालों में यही नजर आता है कि हमने जो इंडस्ट्री थी हमने उसको तबाह किया, क्वालिटी ऑफ इंटरनेट को बरकरार नहीं रख सके आपने, और इससे ज्यादा आपने क्या मतलब ज्यादती करनी है अपने मुल्क के साथ। कौन सा ऐसा कारोबार है, कौन सा ऐसा शुबा है जो अगले 5 साल तरक्की की तरफ जा सकता है, और अभी जो कारोबार करने का सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं उनको क्या मशवरा देंगे? टैक्सेस का सिस्टम है जिसमें 7 टैक्स है, ये खत्म हो जाए तो मैं इसमें बहुत बड़ा बूम देख रहा हूँ, रियल एस्टेट में बहुत बड़ा बूम देख रहा हूँ। रेकोटेक प्रोजेक्ट की वजह से मैं एक बहुत बड़ा बूम आपका स्टील इंडस्ट्री में, आपका कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा बूम देख रहा हूँ। IT सेक्टर मुझे उम्मीद है कि हम पिछले 5 सालों के अंदर एक बहुत स्टेबल पोजीशन के अंदर होंगे। और मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ एंड एजुकेशन की, आपने अभी बात की, तो क्या आप समझते हैं, आपने शुरू में कहा कि हमारी जो एजुकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमारा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट उसको जॉब नहीं मिलती, वो अपनी डिग्री लेके फिर रहा होता है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। तो अभी आपने कहा कि जो इदारे नुकसान देते हैं उनको प्राइवेटाइज कर देना ज्यादा अक्लमंदी है कि उनको घसीटा जाए। सबसे बेहतर तो है कि हुकूमत इतनी एफिशिएंट होती, इस हुकूमत या साबका हुकूमत या जो लोग अल्लाह पाक सबको हमारे पुराने लीडर्स को जन्नत में फिरदौस में जगह दे, उन तक से लेके आज तक कोई तो ऐसा होता जो इन इदारों को खसारे से बाहर निकालता। लेकिन बदकिस्मती के हम उस स्ट्रक्चर बिल्डिंग कर ही नहीं सके, और वो ऐसे लूप होल्स हैं कि हमारी जो वफाक है, कोई भी उस वफाक में कोई भी जमात है या कोई डिक्टेटर है, हम उसको फॉल नहीं कर सके। तो बस हम अब हम दूसरी तरफ जाएं, अब हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, अब हम उनको कोसने पे ना जाएंगे यार, नहीं कोस नहीं रही, ये तो अभी की बात है, अभी हो रहा है। बेसिक हेल्थ यूनिट्स और जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या समझते हैं कि एजुकेशन का मयार कैसा होगा? नहीं, प्राइवेटाइज जरूर करें, लेकिन उनके आप स्टेक होल्डर, आप एज अ गवर्नमेंट उनके स्टेक होल्डर रहे हैं। आप टोटल जो कंट्रोल है वो एजुकेशन का ना दें, ना हेल्थ का दें। गवर्नमेंट शुड इंटरवीन, गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर, गवर्नमेंट शुड कीप अ वेरी स्ट्रॉन्ग चेक। नहीं, गवर्नमेंट तो वहां से विड्रॉ कर रही है। आप नहीं, कंप्लीट 1200 रुपया पर बच्चा आपको दिया जाएगा, और अगर 100 बच्चे भी हैं किसी स्कूल के अंदर तो कितने बनते हैं? 1,20,000। 1,20,000 में यूटिलिटी बिल्स, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के टीचर्स की सैलरीज, और जो बंदा ले रहा है उसने अपना प्रॉफिट कमाना है। तो ये हाउ इज इट पॉसिबल? ये आपकी बात में इसमें बाद में वजन है, लेकिन आप वो 5-5 हजार वाले टीचर्स रखे जाएंगे। आप लेकिन मुझे बताएं कि आया जो अभी तक जो तालीमी निज़ाम है जिसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है सारे एजुकेशन में, जो स्कूल्स को प्राइवेटाइज अभी तो हम पंजाब में तो हमारे बड़ी स्पीड से ये प्राइवेटाइज हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर की काफ़ी मदद ली गई है, लेकिन और उससे बहुत बेहतरी आई है। तो आया उससे पहले जो सिस्टम था जिसमें ये प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं था, तो उन स्कूलों के बच्चे और जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, आप कभी उनका मयार, तालीमी मयार का कोई मुआवजा कर सकते हैं? कोई मुआवजा नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर में भी स्केल्स हैं, उनमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो आप बेसिकली उनको प्राइवेट सेक्टर को देके उनको सब्सिडाइज करें, आप उनको हेल्प आउट करें, आप उनकी फंडिंग करें थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स, उनकी फंडिंग करें कि वो उस जो आपने बात की यार कि यार उस 1200 या 1500 या 1800 की ही रेंज में एक बच्चा पढ़े, लेकिन उसका जो तालीम का स्कूल का जो सेटअप है वो किसी प्राइवेट जो स्कूल है उससे कंपेयर कर सकें, वो उस मुकाबले का हो कि जब आने वाले वक्तों में जब वो बच्चे बाहर की फील्ड में निकलें तो उनकी भी वही ग्रूमिंग हुई हो, उनका भी वही विजन हो जो एक एचएसएन से पढ़े हुए स्कूल का है, या जो एक एलजी से पढ़े हुए स्कूल का है, जो एक बिगिनर स्कूल का है। तो उस गरीब का बच्चा भी वही सोच सके, गरीब के बच्चे के लिए वही अपॉर्चुनिटीज हो। बातों में हम काफी दूर निकल गए। हम बात कर रहे थे आईएमएफ के कर्जे की। आईएमएफ के कर्जे क्यों नहीं उतर रहे, वो सवाल बीच में रह गया। आईएमएफ के कर्जे बेसिकली क्यों हम कर्जों की तय दर तय उस चुंगल में या उस दलदल में धंसते ही चले जाते हैं? मैं उसमें तो सबसे बड़ा जो इशू है वो हमारे एक्सपेंसेस का और जो हमारे रेवेन्यू है, जो हमारे
एक्सपोर्ट्स हैं, जो हमारी इंपोर्ट्स हैं, ये सारा इशू है। अब उसके अंदर हमें एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्री की तरफ क्या जाना हमारे पड़ेगा। फेडरल रेवेन्यू या प्रोविजनल रेवेन्यू इतने नहीं है कि हमें बेल आउट पैकेज की जरूरत पड़ जाती है? वो आप ये देखें कि अगर ये फॉरेन रेमिटेंसेस ना हो तो जिस तरह हम खड़े हैं, हम इससे बदतर हालत के अंदर हो, क्योंकि हम विद इन द कंट्री तो हम कुछ जनरेट नहीं कर रहे। ये तो जो हमें जो वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, ये तो हमें ये ओवरसीज जो हमें डॉलर्स भेजते हैं, ये उसने रखा हुआ है ना। हमारे जाती एक्सपोर्ट्स किधर हैं? तो आप बेसिकली जो आपका सवाल है उसका एक ही जवाब बनता है कि हमें यहाँ से एक्सपोर्ट्स करके हमें डॉलर जनरेट करने हैं, दैट्स इट। वरना हमारे ये 135 अरब डॉलर, जो अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो ये बहुत छोटी सी अमाउंट है, लेकिन चूंकि हमारे पास इन टर्म्स ऑफ डॉलर हमारे पास शॉर्टेज रहती है, हम डॉलर जनरेट नहीं कर पाते। हम कोई अपनी कोई फूड की एक्सपोर्ट नहीं है, हमारी टेक्सटाइल की ऐसी एक्सपोर्ट नहीं है। जो हमारी एक्सपोर्ट ऑलरेडी पहले थी उसमें एक डिक्रीज आया, जिसकी वजह से हम इस शॉर्टफॉल के अंदर हैं। वरना हम एक दौर में 70s के अंदर हम मुल्कों को कर्जा देते रहे। बिल्कुल ऐसे मैंने ये सुना कि जर्मनी को भी हमने कर्जा दिया। IMF कर्जा तो एक बहुत दूर की बात है, हम मुल्कों की मदद करते रहे हैं। तो हम साबका तारीख में तब उठा के देखें तो तब हम ऐसे क्या इकदाम करे थे, और हम उसके बाद ऐसी कहाँ पे हमने गलती की। तो उस सारे के अंदर हमें तारीख के 30, 40, 50 सालों में यही नजर आता है कि हमने जो इंडस्ट्री थी, हमने उसको तबाह किया। हमने जाने अनजाने में, हमने आलमी प्रेशर्स के अंदर जिस तरह भी, लेकिन हमने उसको तबाह किया। और आज की डेट में भी मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर अगर हम एक इस्लाहात नहीं लाएंगे, अगर हम टैक्सेस का ऐसा सिस्टम नहीं लाएंगे, हम अगर हम रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, एनर्जी कॉस्ट में हम ऐसी कोई चीज़ें सिस्टम नहीं करेंगे, तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग माफियाज हैं, ये बहुत बड़े बिग गन्स बन गए हुए हैं, ये पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमें इनके कंपैरेटिव होने के लिए हमें सब्सिडाइज तरीके से अवाम को लाना पड़ेगा। हमें गवर्नमेंट को इनिशिएट करना पड़ेगा, फ्री लैंड्स देने पड़ेंगे। फ्री आप जो है, जो प्लांट लगाने की जो कॉस्ट है, वो आप विदाउट इंटरेस्ट फ्री मनी के आप लोगों को प्लांट्स लगा के दें। उसके बाद जो उसके अंदर रॉ मटेरियल की जरूरत है, जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, वो आप गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज रेट पे दे, ताकि जब वो बाहर की मंडी में अपनी कोई चीज बेचने के लिए निकलें, तो वो चाइना, इंडिया, बांग्लादेश जैसे मुल्कों का रेट में मुकाबला कर सकें। दैट्स इट। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। उसके अंदर आप अपनी आईटी पे काम करें, इंडस्ट्री छोड़ के आप आईटी की एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। इंडिया का जो आईटी एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट को क्रॉस कर गई हुई है। एंड दिस ऑल हैपेंड इन लास्ट 1 डेकेड, ये पिछले 10 सालों में हुआ। बहुत अरसे से, वो तो पहले से ही बेंगलोर को सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो लेकिन ये पिछले 10-15 सालों में हुआ। हम लोग आरिफा टावर की हद तक महदूद हो गए। हम लोगों का जो इंटरनेट का जो सिस्टम है, वो उसकी क्वालिटी इतनी गिर गई कि जो ऑलरेडी जो आईटी से लिंक थे, उनको इस कंट्री से मूव करना पड़ा। आप अपनी क्वालिटी ऑफ इंटरनेट को बरकरार नहीं रख सके। आपने और इससे ज्यादा आपने क्या मतलब ज्यादती करनी है अपने मुल्क के साथ। आपने आईटी की बात की, टेक सेक्टर की बात की, तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें टेक सेक्टर की, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन गेटवेज ही मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इंटरनेशनल आपने अगर कोई मनी ट्रांजैक्शन करनी है तो आपके पास कोई प्रॉपर गेटवे मौजूद नहीं है। पेपाल नहीं है यहाँ पे, और जी पे नहीं है पाकिस्तान के अंदर। कैसे मंगवाएंगे? अब बात वही आ जाती है कि ये सारे काम हमारे जो इतने बड़ा हमारे पर बोझ है मिनिस्ट्रीज का, तो ये उनका काम है कि यार आप ऐसी एप्लीकेशंस को लेकर आए जिसमें पैसे मंगवाना। माइक्रोसॉफ्ट भी वाइंड अप कर गया पिछले दिनों के अंदर, उसने भी अपने ऑफिस बंद कर लिया पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। अब असल में बड़ा अफसोस है, कहना पड़ता है कि मुझे जब भी किसी टीवी चैनल पे या किसी पॉडकास्ट के लिए जब मुझे मदऊ करते हैं, तो मैं हर दफ़ा जब रास्ते में सोचता हूँ कि मैं कहता हूँ यार कि मैं मतलब अंदर इतना दर्द है कि मुझे समझ नहीं आती यार कि मैं जो किस वजह से मैं एक सब्ज़ बाग दिखाऊं। सब्ज़ बाग दिखा के तो आप किसी पॉडकास्ट की आप व्यूज़ तो बढ़ा सकते हैं, आप वायरल तो हो सकते हैं, लेकिन आप जब तक ठोस इकदामात नहीं करेंगे, आपके मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी। ठीक है। तो उसके लिए ये जो आपने बात की यार कि यार ये पेपाल नहीं है, तो ये पेपाल का जो कॉन्फ्रेंस है वो किसने बिल्डअप करना है? ये पेपाल का कॉन्फ्रेंस बिल्डअप करने के कौन स्टेक होल्डर्स हैं?
पाकिस्तान में अमेज़न नहीं चलता, पाकिस्तान में eBay पाकिस्तान नहीं में चलता। अमेज़न को जो जो स्टेक होल्डर है, जो कॉन्फिडेंस है, वो किसने बिल्डअप करना है? वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बिल्डअप करना है कि जी। हम एज अ पॉडकास्टर काफ़ी हैं। नहीं, हम तो नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली इतनी इतनी हमने इतने सैकड़ों के हिसाब से हमने मिनिस्टर्स फिर उनके सेक्रेटरीज रखे हुए हैं। तो ये इनका काम यही है ना कि आप फॉरेन जो कंपनीज हैं उनका इन्वेस्टर को उनका आप जो भी मसाइल हैं आप उनको एड्रेस करें और उनको आप यहाँ पे बुलाएं और उनको फंक्शनल करें। अच्छा, अब पहले हमने किसी चीज़ को डीवैल्यू करना होता था या उसको बहुत ही डिक्रीज़ करना होता था या बताना होता था कि इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं, तो हम कहते थे कि इसकी टके की औकात नहीं है, इस चीज़ की टके की वैल्यू नहीं है। और अब देखें शोमिए किस्मत के जो बांग्लादेश का दिस इज टका अ है, बिग एम्बैरेसमेंट। ठीक है, वो भी पाकिस्तान की करेंसी से ज़्यादा हो चुका है। अभी जो हीट चल रही है भारत और बांग्लादेश के अंदर, और वहाँ पे तालिब इल्मों ने एक इनकलाब खड़ा किया, एक तहरीक शुरू की और वहाँ से भारत नवाज़ गवर्नमेंट को वहाँ से भगा दिया है। शेख हसीना वाजिद वहाँ से भाग चुकी है, मुफ्ती बानी वहाँ से भाग रहे हैं, मुझे मान के घर को आग लग गई। आग लगी है। अब जिन लोगों की गवर्नमेंट या जिन लोगों की वहाँ पे रूलिंग है इस वक्त, वो सारे पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ अलाइन है। क्या पाकिस्तान के लिए इकॉनमी के लिए एक बेहतर रास्ता नहीं खुल रहा या बिल्कुल एक नया होराइजन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। इसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता मैं है? ये समझता हूँ कि चूंकि आपके अफगानिस्तान के साथ भी कुछ मामला ऑन सीरियस नोट पे चल रहे हैं, तो आपको अपने करीबी बॉर्डर्स की ट्रेड के लिए मुल्क तो चाहिए। हम्म, तो उसमें खुशाइन बात यह है कि आप ईरान के साथ आपकी ट्रेड रिवाइव हुई है। उसमें मैं बल्कि कोयटा के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसको बड़ा अप्रिशिएट करूंगा। आपकी आपकी जहाँ पे तारीफ करनी है वहाँ पे मैं बिला झिझक तारीफ करूंगा। ठीक है। आपकी आपकी फेडरल गवर्नमेंट का, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ जो बलूचिस्तान है, उसने बड़ा अच्छे अच्छे अंदाज से उनके साथ एक बार्टर सिस्टम को डेवलप किया ईरान के साथ। ईरान के साथ। और ये जानते हुए कि ये एक आपको पता है कि एक टसल है अमेरिका और ईरान की, उसके बावजूद एक पाकिस्तान एक स्टांस लिया है अपने ब्रादर मुल्क के साथ एक बार्टर सिस्टम का। इसी 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 जो सिस्टम को हम दोबारा, हम मेरा ख्याल है कि हमें बांग्लादेश के साथ भी नाफिज करना चाहिए और हमें बार्टर ट्रेड की तरफ उनको भी जाना चाहिए, उनकी तरफ भी जाना चाहिए। और हमारे जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं, ये मैं बल्कि उनको बोलूँगा कि आप यही सिस्टम अब आप बार्टर सिस्टम आप बांग्लादेश के साथ भी शुरू करें। ठीक है। कौन सा ऐसा कारोबार है, कौन सा ऐसा शुबा है जो अगले 5 साल तरक्की की तरफ जा सकता है, और अभी जो कारोबार करने का सोच रहे हैं या अपने बिजनेस को शिफ्ट करने का सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा ये कुछ रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ टैक्सेस का सिस्टम है जिसमें 7 टैक्स है, ये खत्म हो जाए तो मैं इसमें बहुत बड़ा बूम देख रहा हूँ आने वाले 2-2.5 सालों में। रियल एस्टेट में बहुत बड़ा बूम देख रहा हूँ मैं। रेकोटेक प्रोजेक्ट की वजह से मैं एक बहुत बड़ा बूम आपका स्टील इंडस्ट्री में, आपका कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा बूम देख रहा हूँ। और इंटरेस्ट रेट लो, अगर हमारे ये इंटरेस्ट रेट थोड़े से और लो होते हैं तो मैं इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा जो है ना कमबैक देख रहा हूँ। उसके अलावा हमारा आईटी सेक्टर में एक मुझे उम्मीद है कि हम पिछले 5-7 सालों के अंदर एक बहुत स्टेबल पोजीशन के अंदर होंगे और ये मुल्क की ज़र मुबादला के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा होगा। आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट, आईटी सेक्टर, इंडस्ट्री और इसके अलावा बाकी तो ज़रात तो मैं खुद भी ज़रात से मुंसलिक हूँ। ज़रात हमारी जान, ज़रात हमेशा फलता फूलता रहे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। तो ब्रेन ड्रेन ज़रा मुख्तसर क्यों हो रहा है? ब्रेन ड्रेन पाकिस्तानी नौजवान जो है पाकिस्तान, हाँ अच्छा, पाकिस्तान का नौजवान क्या बात पाकिस्तान का उसके अंदर फिर वही बात है कि हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और हमें जिस तरह हम पहले हम तालीमी निज़ाम की ढांचे की बात की, इस तरह हम अपने टेलीविजन में जो हमारे जो ड्रामाज आ रहे हैं और जिन लोगों को हम सो कॉल्ड अपने लीडर बोल रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, मैं किसी का नाम लेता, उनके आप 1-1 करोड़ फॉलोअर्स आप देख रहे हैं, तो और उनका कंटेंट आप देखें तो उनके कंटेंट के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप अप्लाई करके कुछ सीख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। जो हमारा मुल्क का 1 करोड़ नौजवान एक बंदे के साथ मुंसलिक है, वो उसको 40 मिनट की जो एंटरटेनमेंट दे रहा है, उसके अंदर सिवाय होछेपन के, सिवाय बदतमीजी के कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो सीख के अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर मीडिया का सबसे बड़ा रोल है इस नौजवान का ब्रेन ड्रेन करने में। इसको पॉजिटिव करने में भी सबसे बड़ा रोल मीडिया ही अदा करेगा।
तो मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो जो भी हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं, जो भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, या जो भी हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो पहले अपने आप को खुद एजुकेट करें और आवाम को भी जो है ना किसी यूजफुल काम पे एजुकेट करें। ये बहुत बड़ा। इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो सक हो जाता है वो हमारी इकोनॉमी का। उसके लिए आपको सबसे पहली बात कि आपको सादा जिंदगी की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है। आपको लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी साबुन, लग्जरी खाने। मैं मतलब मुझे ये बात कहते हुए इंतहाई दुख हो रहा है कि हमारा एक कई मिलियन डॉलर्स हमारे ये जो पेट फूड है इसके ऊपर आते हैं। तो ऐसे जो एलीट के शौक हैं हमें उन पे काटा मारना पड़ेगा। हमें हमारे शौक उनके जारी रहें, क्या हम पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को शुरू नहीं कर सकते? और क्यों नहीं शुरू कर सकते? पेट फूड में हमारी आवाम को लोकल ब्रांड्स को तरजीह देनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपके घर में साबुन से लेके मसालों से लेके जो भी जरूरत है जिंदगी, आप बल्कि इस बात को मेक श्योर करें कि वो लोकल ब्रांड्स हों, वो लोकल ब्रांड्स हों। आप इधर की लोकल ब्रांड्स को जब आप इंकरेज करेंगे उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, उससे आपका जो इंपोर्ट का जो बोझ है वो भी कम होगा, और इसके लिए पूरी अवाम को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो टेक इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, ई कॉमर्स से वाबस्ता हैं या बिजनेस से वाबस्ता है, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक बहुत बड़ा स्पेस भी है। आप 25 करोड़ अवाम की कंज्यूमर आइटम्स को किसी तरीके से आप शिफ्ट कर लें, इंपोर्ट से शिफ्ट करके आप लोकल पे करें, और जो भी 19-20 क्वालिटी का जो कॉम्प्रोमाइज, अगर अवाम उसमें साथ दे और अपनी जिंदगी को थोड़ा सा सादा करे, थोड़ा सा लग्जरी से आके थोड़ा सा अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल है उसको 10-20 या हद 25% कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो, तो आपका जो इंपोर्ट का 50%, मैं बहुत बड़ी बात करूं, 50% का जो आपका बर्डन है खत्म हो जाए। और एक दूसरा इसमें 50%, एक दूसरी बात जो हमारी इकोनॉमी सक हो रही है, जो यहाँ से और एक दूसरी बात जो मजीद 50% का बोझ को कम कर सकती है कि आप अपनी ऑयल की जो बाइंग है वो उसको डॉलर्स में खत्म करें। आप अपनी ऑयल की बाइंग ईरान से बार्टर ट्रेड के थ्रू करें। आपके पास यहाँ पे इतना चावल मौजूद है, आप वो चावल देके गवर्नमेंट ऑफ ईरान के साथ आप उसके अगेंस्ट आप वो तेल लें और अपने डॉलर्स के बदले आप अपनी लोकल प्रोडक्ट देके आप वो तेल लें। ऑयल की बात कर रहे हैं आप? जो ये पेट्रोलियम, जो फॉसिल फ्यूल्स की जो आप पेट्रोल है, आप उसके लिए आपको ममालिक के साथ आपको जो डॉलर्स भेजने पड़ते हैं। लेकिन ईरान पे तो पाबंदी नहीं कि वो नहीं ट्रेड कर सकता ऑयल की। बस अब इससे ज्यादा मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन लेने वाले देखें, रशिया से भी ऑयल ले रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, पाबंदियों के बावजूद रशिया से भी ऑयल ले रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे एक बहुत मजबूत फॉरेन पॉलिसी की कमी है बस।